हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि जो हमारे आसपास पदार्थ हैं उनके बारे में अपने को जानकारी इसमें देखना है। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। यानी कि जो भी कुछ अपने सराउंडिंग में है, जो कुछ भी बना हुआ है, सब किससे बना हुआ है? पदार्थ से, यानी कि मैटर से। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? आपका मैटर है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। यानी कि जो पदार्थ होता है, वस्तु होती है, क्या होता है? इनका क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। और ये क्या करती हैं? कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय ये यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यानी अपने को इसमें क्या पढ़ना है? भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पदार्थ है उनके जो तो भौतिक गुण क्या क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु यह विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं, यानी कि किस प्रकार से बना हुआ। क्रियाकलाप क्या है? 1.1 है। 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोर लें। यानी कि क्या है, जो अपने बीकर में क्या लेंगे? जल लेंगे 100 ml, और उस जल में क्या डालेंगे? नमक या शर्करा, कोई भी एक चीज़ डाल करके उसमें क्या करेंगे? घोलेंगे, उसको अच्छी तरह से मिल जाए। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें कि इसमें जल के स्तर बढ़ा है या घटा है, कुछ हुआ है कि कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो रहा कि नहीं हो रहा। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? तो ये नमक या शर्करा कुछ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें घुल जाएंगे पूरी तरह से, जो तो विलय हो जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि अपन देखिए जैसे शरबत बनाते हैं तो क्या उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है? नहीं। जो उसमें जो पानी रहता हो उसके अंदर जो है तो ये सारे कण क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। फिर देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर या मीटर क्यूब है। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है? लीटर होता है। 1 लीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1 मीटर में कितने होता है? 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस चीज़ को मात्रा को क्या करना है? आपको नोटबुक लेके बैठिए और उसमें जो है तो नोट्स बनाते जाइए। छोटे छोटे जो पॉइंट है उन्हें नोट करना है।
तो ये देखिए बेटा, इसमें क्या है, ये जो जार है इसमें देखिए ये दिखाया गया है। क्या हुआ कि इसमें जो है तो पहले क्या लिए, वाटर लिए, जल लिए, और इसमें क्या हुआ, नमक डाले। फिर नमक डालकर इसे क्या करते हैं, इसमें अच्छी तरह से इसे घोल करके मिलाते हैं। फिर जल और नमक जब मिल जाता है तब क्या होता है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसीलिए जो वाटर का जो क्या है, उसमें वाटर की मात्रा नहीं बढ़ती, क्योंकि जो जल के अंदर जो होते हैं कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो गैप होता है, उसी में जो है तो सभी कण क्या होते हैं, जो सॉल्ट के या आपके शुगर के, उसी में क्या होते हैं, कण समा जाते हैं। फिर देखिए 1.12 में पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। तो क्रियाकलाप 1.2 में देखिए, अब इसे ध्यान से सुनिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है तो उसे क्या करना है, 100 ml पानी लेना है और बीकर में, और उसमें क्या करना, घोल लेना है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल करके उसे 90 ml जल में मिला दें। अपने को 2-3 कम से कम बीकर रखना है और उसमें क्या करना है, जो है तो वाटर लेना है। और फिर उसमें से क्या करना है, 10 ml घोल, जो पहले पोटेशियम परमैंगनेट का जो घोल अपन क्रिस्टल डाल करके तैयार करते हैं, उसका 10 ml घोल निकाल करके उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल करके उसे जो है तो 90 ml जल में मिला दें। यानी कि ये प्रोसेस क्या करते रहना। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। यानी कि 5 से 8 बार इस प्रोसेस को दोहराना है। क्या जल अब भी रंगीन है? तो जी, जल रंगीन होगा। ये देखिए इसमें किस तरह से, पहले देखिए 100 ml वाटर है, फिर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाए तो देखिए ज़्यादा डार्क है। फिर इसमें से 10 ml लिए, फिर 90 ml में मिलाए जल में, फिर 10 ml इसमें से लिए, फिर इसमें मिलाए, फिर इसमें से लिए, पर देखिए हल्का पिंक इसमें भी लास्ट वाले में आपका आ रहा है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं कि प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। यानी कि जितने बार 10 ml नेक्स्ट बीकर में डालते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें तो कण जाते जाएंगे और उसका रंग जो है तो थोड़ा सा कम होता जाएगा। लेकिन पदार्थ कण इतने छोटे हैं कि उसे जितने बार आप जल में डालते जाएंगे उतने बार उसके कण जो है तो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता जाएगा। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। यानी एक ऐसी अवस्था आती है जब इस कण को और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या डेटॉल लेकर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं कि पदार्थ जो है तो कितने छोटे कणों से बना हुआ है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में विस्तारित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। 1.22 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, तो क्रियाकलाप 1.3 में क्या बता रहा है देखिए। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें। देखिए
जब अगरबत्ती बुझी हुई होती है तो क्या होता है, उसके कण जो होते हैं उसमें विसरण कम होता है। जैसे उसको गर्म करते हैं, यानी कि जैसे जलाते हैं, जैसे अगरबत्ती को जलाएंगे तो देखिए पूरे रूम में जो है तो क्या होती है, खुशबू फैल जाती है। और जब तक आप अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो क्या होगा, उसकी खुशबू जो है तो आपको पास में जा कर के लेना पड़ता है, क्योंकि उसके तब क्या है, कण फैलते नहीं हैं। गर्म होने से जो है तो यानी कि जब उसको जलाएंगे तो उसमें से क्या है, विसरण के द्वारा पूरे कण फैलते हैं। इसी प्रकार से जैसे खाना बनता है जब, तो क्या होता है, जब गर्म खाना रहता है तो उसकी खुशबू जो है तो पूरे घर में फैल जाती है, लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू कम हो जाती है। क्रियाकलाप 1.4 में देखिए, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें, यानी कि जब आप गिलास में पानी लेंगे और उसमें क्या करेंगे, नीली स्याही डालेंगे या शहद डालेंगे, तो देखेंगे कि किसके कण जो है तो जल्दी से उसमें फैलते हैं। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? तो देखिए स्याही के जो है तो डाइल्यूट ज़्यादा रहता है, इसलिए जल्दी जो है तो उसके कण क्या होंगे, फैलने लगेंगे। लेकिन शहद के जो है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए जो है तो तनु रहता है स्याही, इसलिए उसके जो है तो कण जल्दी फैलेंगे। और शहद जो है तो आपका बिल्कुल गाढ़ा होता है, इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? इसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। इन क्रिस्टल को डालकर क्या करना है, रख देना है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? तो जी, तापमान जैसे बढ़ेगा तो उसके मिश्रण में भी चेंजेस आएगा। मतलब किसी भी पदार्थ में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी गति भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पदार्थ है उसके कण क्या हो जाएंगे, फास्ट मूव करने लगेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना यही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें मूवमेंट जो कण होते हैं उसमें मूवमेंट जल्दी ज़्यादा फास्ट होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से। क्रियाकलाप 1.6 देखिए, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। देखिए किस प्रकार से ये लोग एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। इसे अलग अलग प्रकार से बोला है बनाने के लिए कि एक श्रृंखला बनाएं। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों? देखिए, जो ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे तो उसमें क्या है, उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो फिंगर बस पकड़े रहेंगे, सिर्फ टच रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जल्दी उस श्रृंखला को तोड़ पाएंगे। किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो इसमें देखिए सबसे अधिक से बल से किसने पकड़ रखा था, तो ये वाला पहला वाला।
कि पहला समूह ईद मिस्री नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। जब पीछे से कसकर पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहेंगे तो इनको अलग करना थोड़ा कठिन होगा। दूसरा समूह एक दूसरे का सिर्फ हाथ बस पकड़ कर करना है। फिर तीसरा समूह क्या कहता है, सिर्फ फिंगर यानी उंगली के सिरे को छू कर एक श्रृंखला बनाना। यानी कि जो जितना ज़्यादा मजबूती से पकड़ रखेंगे तो उसको उतना मुश्किल होगा तोड़ना, और जो जितना कम कम बल से कम, जैसे क्या बोल रहा है, तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। जब उंगली को छू करके जब एक सिरा बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उससे तोड़ना आसान हो जाएगा। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटना है। अब किस समूह को तोड़ना आसान है, तो देखिए जो आपका तीसरा समूह है इसे जो है तो तोड़ना आसान होगा। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है, तो पहला वाला। जो नर्तक हैं, जो डांस करते हुए दिखाया गया है कि एक दूसरे को पीछे से हाथ डाल के पकड़े हुए हैं, वे सबसे ज़्यादा मजबूती से जो है तो जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 1.7 क्या बोल रहा कि एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। यानी कि आपको 3 चीज़ लेना, एक लोहे की कील लेना है और एक क्या करना है, चाक का टुकड़ा लेना है और एक रबड़ बैंड लेना है। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। यानी देखना है कि इसके जो पदार्थ हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो देखिए इसमें जो है तो सबसे अधिक बल से किसके कण जुड़े हुए हैं, तो लोहे की जो कील है इसके जो है तो कण सबसे अधिक जो है तो बल से जुड़े रहेंगे। चाक का टुकड़ा और रबर बैंड इसके जो है तो थोड़ा कम जो है तो बल से जुड़े रहेंगे। अब देखिए क्रियाकलाप 1.8 में क्या है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। एक थाली में जल लेना है और उसे काट करके देखना क्या जल की सतह कटती है। जल की सतह न कटने का क्या कारण है, उसमें मतलब कौन सा बल काम कर रहा है कि जल जो है तो नहीं कट रहा। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यानी कि जो पदार्थ है उसके बीच में क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, जो मतलब मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1.3.1 ठोस यानी कि सॉलिड जो है, तो क्रियाकलाप 1.9 में निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमा करके इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। जो अपन वस्तु लेंगे, क्या इन सभी पर निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। यानी कि जो सॉलिड होते हैं तो इसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है और आयतन भी इसका निश्चित होता है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है, क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। नहीं, सॉलिड में विसरण संभव नहीं है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होगा, तो संपीड़न भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड ऑलरेडी ही पहले से क्या होता है, संपीड़ित रहता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। यानी कि इसमें जो संपीड़ितता है तो न के बराबर नगण्य होती है, बहुत कम मात्रा में संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। जो सॉलिड होता है इनके आकार में चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है,
क्यों? क्योंकि उस स्पंज है इसलिए। लेकिन नमक और उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, ये जो है तो गलत है, क्योंकि अपन जो लिक्विड होता है वो आकार लेता है, इनका आकार जो है तो निश्चित होता है। आकार और आयतन सॉलिड का क्या होता है? निश्चित होता है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाती है। रबड़ जो है अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट पर या जार में रखें, इसके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। यानी कि जो सॉलिड है इसका आकार नहीं बदलता। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। यानी कि स्पंज में संपीड़न संभव है, लेकिन आपके नमक और शर्करा में इसके क्रिस्टल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, इसके आकार में कोई बदलाव नहीं होता। और रबड़ में क्या है? आप बल लगाएंगे तो फैलेगी, जैसे ही छोड़ देंगे तो अपने मूल अवस्था में आ जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतनी ही क्लास। इसके बाद जो है तो कल अपन पढ़ेंगे द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, और इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोगों का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे क्लास को देखिए, पढ़िए, जो समझ में नहीं आए तो हमसे क्वेश्चन करिए, और क्लास को लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।